स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने बचपन में दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो आइए हम सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वो दोनों हमेशा साथ ही रहती और साथ ही खाती पीती थीं। एक दिन उन दोनों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी हाथ लग गई। इसको लेकर वो दोनों एक पेड़ की छांव में गईं और उस रोटी को आधा आधा बांट लिया। तभी उनमें से एक को अपना टुकड़ा थोड़ा छोटा लगा। उसने दूसरी बिल्ली से अपना बाकी हिस्सा मांगा, लेकिन दूसरी बिल्ली ने उसको देने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों इस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगी। वहीं इस पेड़ के ऊपर एक चालाक बंदर इन बिल्लियों की सारी हरकत देखता रहा था। तभी वो अचानक नीचे बिल्लियों के पास आता है और कहता है कि तुम दोनों इतनी छोटी सी बात पर क्यों लड़ रही हो। लाओ रोटी के टुकड़े मुझे दो, मैं इस लड़ाई का एक चुटकी में समाधान कर देता हूँ। दोनों बिल्लियां बंदर के बातों में आ गई और उन्होंने रोटी के टुकड़े को बंदर को दे दिया। रोटी के दोनों टुकड़े लेकर बंदर दोनों को ध्यान से देखता है और कहता है कि इनको बराबर बांटना होगा। ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से एक हिस्सा तोड़ा और खा लिया। उसने दोनों टुकड़ों को फिर देखा और कहा कि ये तो अब भी बराबर नहीं है। ऐसा कहकर उसने इस बार दूसरे टुकड़े में से एक हिस्सा और तोड़ा और उसको भी खा लिया। वो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करने लगा। वो जानबूझकर एक टुकड़े में से ज्यादा हिस्सा तोड़ता और फिर उसको बराबर करने के लिए दूसरे के साथ भी यही करता। बिल्लियां देखती रहीं और बंदर एक एक करके पूरी रोटी चट कर गया। जब दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए तो बिल्लियों ने बंदर से कहा कि आप रहने दीजिए, हम इसका बंटवारा खुद ही कर लेंगे। लेकिन अब बंदर बोला कि वो टुकड़ा उसकी मेहनत का इनाम है। ऐसा कहकर वो बचा हुआ टुकड़ा भी खा गया। बिल्लियां देखती रह गईं और चालाक बंदर पूरी रोटी खाकर वहां से चलता बना। और बिल्लियों के पास जो झगड़ने का कारण था वो कारण ही चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको आज एक कहानी की सुना रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आज हमारी जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ इसी तरह का बिल्ली और बंदरों का खेल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखने वाला ये एक्स्ट्रा क्लेवर मंकी अमेरिका के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट्स पर चर्चा करेंगे जिसमें यूएस का ये मंकी जैसा बिहेवियर खुलेआम एक्सपोज हुआ है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यूपीएससी प्री+ मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 2010 में जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया के टूर पर आए हुए थे, उस समय हमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा देखने को मिला। यहाँ पर आकर उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया। उस दौरान एक इंडियन स्टूडेंट ने उनसे एक बेहद ब्रेव और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने प्रेसिडेंट से पूछा कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तान में ऐसा क्या दिखता है कि उसने आज तक पाकिस्तान को कभी भी एक टेरर स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए नहीं। आपको बता दें, ये उस समय की बात है जब अमेरिका ने दुनिया भर में अपना वॉर ऑन टेरर अनलीश किया हुआ था। तब पाकिस्तान में अमेरिका के बहुत से क्रूशियल इंटरेस्ट मौजूद थे, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर काफी लंबे समय से चुप्पी साध रखी थी। लेकिन इंडियन स्टूडेंट के इस ब्रेव क्वेश्चन ने प्रेसिडेंट को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
इस पर प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान केवल यूएस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके पास इनॉर्मस पोटेंशियल है और उसका स्टेबल रहना सबसे ज्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेसिडेंट ने सवाल का एक लेंदी और डिप्लोमेटिक आंसर जरूर दिया, लेकिन इस आंसर से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। और आखिर होंगे भी कैसे, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने हमेशा से ही अपने डबल स्टैंडर्ड शो किए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका बहुत लंबे समय से पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करता आया है। उसका कहना है कि वो ये एड पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन जब पाकिस्तान के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात होती है तो यूएसए उसको हमेशा ओवरलुक करता है। आपको बता दें कि 1953 से 1961 के बीच पाकिस्तान ने यूएसए से एक कोल्ड वॉर एलाई के तौर पर $2 बिलियन रिसीव किए। इस दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बहुत से अमेरिकन ओरिजिन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया। 9/11 टेरर अटैक्स के बाद भी यूएसए ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड के रूप में ह्यूज अमाउंट्स ट्रांसफर किए। इस दौरान यूएसए ने पाकिस्तान की नैया को पानी के ऊपर बनाकर रखने के लिए $3.1 बिलियन की इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड की। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये एड पाकिस्तान के बेनिफिट में है? क्या इस एड ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सच में इंश्योर किया? दोस्तों, कई मीडिया हाउसेस के सर्वेज में ये सामने आया है कि 70% पाकिस्तानी इस चीज से एग्री नहीं करते हैं। यानी अमेरिका की इस एड का बेनिफिट पाकिस्तानी सिटीजन्स तक कभी नहीं पहुंच पाया है। और तो और अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स की संख्या 189 से बढ़कर 3600 तक पहुंच गई। उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने यहाँ यूएसए के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए उससे एड की डिमांड करती थी। 9/11 के बाद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने टेररिज्म के खिलाफ यूएस का साथ देने का वादा किया था, लेकिन आज वही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि अमेरिका के इस वॉर में उसका साथ देने की वजह से उसको $150 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कुल मिलाकर ना तो पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट हुआ, ना ही वहां पर टेररिज्म खत्म हुआ। ऊपर से इस वॉर में साथ देने की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो अलग। दोस्तों, यहाँ अमेरिका पाकिस्तान को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन इंडिया को नहीं। बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यूएसए ने इंडिया को भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेशराइज किया था, लेकिन इंडिया ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था। अमेरिका के इन डबल स्टैंडर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें उसकी वेपन्स की सेल में भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को एक लंबे समय से हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता आ रहा है। उदाहरण के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को मुख्य रूप से 8P-3C ओरियन, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट 2000, एंटी आर्मर मिसाइल्स, स्ट्रिंगरमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स, F-16 फाइटर जेट्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, TPS-77 सर्वेलेंस रडार्स और कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर जैसे वेपन्स दिए हैं। और यूएस इन वेपन्स की सेल को जस्टिफाई करने के लिए एंटी टेररिज्म का सहारा लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा एडवांस हैं कि उनको ढेर करने के लिए उसको यूएसए के इतने हाई टेक वेपन्स की जरूरत होगी? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब है नहीं। यानी पाकिस्तान को इतने हाई टेक वेपन्स वहां मौजूद टेररिस्ट को नहीं, बल्कि इस रीजन में इंडिया के राइजिंग स्टेटस को बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं। अमेरिकन वेपन्स के थ्रू पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है। हाल में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस का स्पेशल सस्टेनमेंट प्रोग्राम अप्रूव किया, जिसके तहत उसने पाकिस्तान के साथ $450 मिलियन की एक ह्यूज डील साइन की है। ये वही फाइटर जेट्स हैं जिनको पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद इंडिया के अगेंस्ट यूज किया था। पाकिस्तान के F-16 को ही इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा गिराया गया था। इस इंसिडेंट के बाद ये बात खुलकर सामने आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान को चोरी छुपे ये फाइटर जेट्स भेजता है और पाकिस्तान इनको इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय करता है। और तो और यहाँ पर अमेरिका ने एक और डबल गेम खेला है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका के कहने पर IMF ने पाकिस्तान को $1.6 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था, लेकिन अब इस डील के जरिए उसने पाकिस्तान से $450 मिलियन वापस अपने अकाउंट में फिक्स कर लिए। खैर, इन वेपन्स को सप्लाई कर वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस वैल्यू प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें, पाकिस्तान में यूएसए की फॉर्मर एम्बेसडर ने इसके लिए एक स्पेशल प्लान भी तैयार किया था। उनकी एम्बेसी ने पाकिस्तान को एक एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हुए उसको अमेरिकन एड से अमेरिकन वेपन्स परचेज करने की परमिशन ग्रांट की थी। विकीलीक्स के द्वारा लीक किए गए एक मैसेज में यह भी सामने आया था कि वेपन्स पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए इनको अमेरिका के टैक्स पेयर्स के मनी से खरीदा जा सकता है। ये सभी इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि किस तरह अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को केवल अपने बेनिफिट के लिए यूज करता आया है।
अमेरिका को लगता है कि इंडिया उसकी इंटेंशंस को नहीं समझता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। डॉक्टर जयशंकर ने अपने यूएस विजिट के दौरान यूएसए के मुंह पर इस बात को क्लियर किया है। इंडिया ने आज तक यूएसए के किसी भी राइवल को आर्म नहीं किया। उसने अमेरिका के अगेंस्ट कोई भी हॉस्टाइल एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो पाकिस्तान को आज भी ये वेपन सप्लाई करके इंडिया के अगेंस्ट आर्म करता है। और तो और यूएसए के एम्बेसडर जब पीओ के जाते हैं तो वो उसको आज़ाद कश्मीर कहकर रेफर करते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो इस इशू पर इंडिया के एडवर्सरी को सपोर्ट करते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया में यूएस का वीजा अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 800 दिनों का समय लगता है, जबकि पाकिस्तान या चाइना से आपको यूएसए का वीजा अपॉइंटमेंट मुश्किल से 4 से 5 दिनों में मिल जाता है। यूएसए में इंडिया की एक ह्यूज वाइब्रेंट डायस्पोरा मौजूद है, लेकिन इन फिगर्स को देखकर ये लगता है कि मानो अमेरिका इंडियंस को वहां आने ही नहीं देना चाहता है। वो इंडिया और अमेरिका के पीपल टू पीपल रिलेशंस को डीकपल करना चाहता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि लास्ट 14 महीनों से इंडिया में यूएसए का कोई एम्बेसडर मौजूद नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएस जैसी सो कॉल्ड सुपर पावर ने इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर में अभी तक अपने नेक्स्ट एम्बेसडर को अपॉइंट नहीं किया है। हालांकि ये सभी इवेंट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है जो हमारे लिए डिकोड करना बहुत जरूरी है। खैर दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा, पाकिस्तान के केस में तो यूएसए उसको भर भर के वेपन्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन जब इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने लॉन्ग टर्म एलाई रशिया से वेपन्स परचेज करता है तो यूएसए को इसमें भी दिक्कत होती है। एक और तो यूएसए इंडिया को रशिया से ऑयल ना इंपोर्ट करने की धमकी देता है, वहीं दूसरी तरफ उसके अगले ही महीने वो रशिया से खुद इंडिया से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। और तो और जब से इस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है तब से उसने रशिया से अपने नॉर्मल परचेजेस से 43% ज्यादा ऑयल परचेज किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में तो ये भी खबर सामने आई है कि रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम में लगने वाले कंपोनेंट्स यूएसए की एक कंपनी से ही खरीदे गए हैं। ये वही S-400 है जिसकी बाइंग और सेलिंग को लेकर यूएसए दुनिया के ना जाने कितने देशों पर सैंक्शन लगा चुका है। इंडिया के द्वारा रशिया से S-400 परचेज को लेकर यूएसए ने उस पर काटसा इंपोज करने की बात भी कही थी। उसी तरह यूक्रेन वॉर में रशिया के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए यूएसए ने इंडिया को भर भर के प्रेशर किया था। उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। उसने यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े होकर दुनिया भर से रशिया के अगेंस्ट जाने की बात कही थी। लेकिन जैसा कि हाल ही में रॉयटर्स ने पब्लिश किया कि उसके एलाई यूक्रेन के अगेंस्ट यूज किए जाने वाले S-400 के इक्विपमेंट्स उसी अमेरिका की कंपनीज के द्वारा रशिया को सप्लाई किए गए हैं। यानी जिस काटसा से अमेरिका पूरी दुनिया को डराता फिरता है, उसकी खुद की कंपनी उसके खुद के लॉस का उल्लंघन करते हुए उसके एडवर्सरीज को अपने इक्विपमेंट भेज रही है। यानी खुद तो यूएसए हर आपदा में अवसर ढूंढने के लिए एकदम उतारू रहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इंडिया और उसके ऑल वेदर फ्रेंड रशिया की नॉर्मल रिलेशनशिप में बार बार बाधा बनता है। एक समय था जब इंडिया यूएसए के प्रेशर में आकर उसकी बातें मान लिया करता था। उदाहरण के लिए पहले जब अमेरिका ने ईरान को सैंक्शन किया था, उस समय इंडिया ने प्रेशर में आकर ईरान से मिलने वाले डिस्काउंटेड ऑयल को दरकिनार कर दिया था। लेकिन आज इंडिया यूएसए के प्रेशर में आकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला है। इसके अलावा यूएसए की यही चालाकी हमें ह्यूमन राइट्स इशू पर भी दिखाई देती है। आपको ध्यान होगा कि साल की शुरुआत में अमेरिका ने इंडिया पर एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिलीज करी थी। उसने कहा था कि वो इंडिया के ह्यूमन राइट अब्यूजेस पर नजर रखे हुए है। उसी के कुछ दिनों बाद उसने रशिया को भी ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर लेक्चर दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि ये वही अमेरिका है जिसको लैंड ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी कहा जाता है। ये वही अमेरिका है जहां पर आर्म्ड पुलिसमैन बिना किसी रीजन या लीगल जस्टिफिकेशन के दिन दहाड़े अनआर्म्ड ब्लैक सिटीजन्स को मौत के घाट उतार देते हैं। अपने यहाँ पुलिस और गन लॉज को स्ट्रेंथन करने के बजाय व्हाइट हाउस पूरी दुनिया को उनके लॉज पर पाठ पढ़ाता है। आपको बता दें कि 2013 से लेकर 2021 तक अमेरिकन पुलिस ने 6000 लोगों की जान ली है। लेकिन यही अगर दुनिया के किसी और कोने में हुआ होता तो यूएसए अभी तक वहां अपनी पूरी फिजिकल या वर्चुअल फोर्स को लेकर पहुंच चुका होता। इतना ही नहीं, यूक्रेन वॉर के दौरान जब रशिया ने अपनी ऑयल टैप्स को वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बंद कर दिया था, उस समय ये अमेरिका उन्हीं देशों की शरण में नजर आया था जिनको ये लेक्चर करता आया है। जी हाँ दोस्तों, जब रशिया से आने वाला ऑयल बंद हो गया उस समय प्रेसिडेंट बाइडेन ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया का दरवाजा खटखटाया। यूं तो वो सऊदी अरेबिया को कुछ समय पहले तक ह्यूमन राइट अब्यूजेस के लिए ब्लेम करते थे, लेकिन जब बात अपने इंटरेस्ट की हुई तो इस तरह के सभी अब्यूजेस नजरअंदाज कर दिए गए। उसी तरह यूएस और वेनेजुएला की अनबन से भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे।
2019 में यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलो मेडुरो को नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाते हुए सैंक्शन किया था, लेकिन इस क्राइसिस में अपनी जान बचाने के लिए यूएसए डेलीगेशन वेनेजुएला भी जा पहुंची। आपको याद दिला दें, प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में इस चीज को स्पेशली मेंशन किया था कि वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाएंगे। इसी डायरेक्शन में उन्होंने लास्ट ईयर वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया। इसमें लगभग 110 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 30% कंट्रीज ऐसी भी थी जिनको डेमोक्रेटिक कहना अपने आप में अपराध है। इसमें फिलीपींस और ब्राजील जैसे देशों की ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी शामिल थी। दोस्तों, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी और उसकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बीच ये कॉन्ट्रडिक्शन कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों में यूएसए ने डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने के नाम पर न जाने कितने देशों की ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं यूएसए सालों से ब्राजील, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट और चाइना के ऑथोरिटेरियन लीडर्स के साथ भी इंगेज करता आया है। यहाँ फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दुनिया की हर कंट्री यहाँ केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। ऐसे में अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जिन प्रिंसिपल्स को वो खुद फॉलो नहीं कर सकता, उसको पूरी दुनिया को लेक्चर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, या फिर इससे बेहतर ये है कि उनको खुद सही मायनों में फॉलो करके दुनिया के आगे एक ट्रू एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हाल ही में अमेरिका ने शायद इस चीज को करने की कोशिश भी की है। हुआ यूं कि लास्ट वीक अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज की। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें इंडिया का नाम 1-2 बार नहीं बल्कि पूरी 8 बार मेंशन किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने इसमें एक भी बार दर्शन नहीं दिए। वहीं रशिया को एक थ्रेट और चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बताया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का एक बेहद क्रूशियल हिस्सा होता है। यूएसए ने इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को अपना एक इंपॉर्टेंट एलाई बताया है। यूएसए अक्सर इंडिया को अपना एलाई कहकर पुकारता है, जबकि इंडिया उसको अपना पार्टनर बताता है। आपको बता दें कि एक एलाई एक पार्टनर के कंपैरिजन में कई गुना स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है, और इस डॉक्यूमेंट में यूएसए का इंडिया को बार बार एलाई कहकर पुकारना और उसकी इंडिया के लिए वैल्यू को साफ दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि यूएसए अचानक इंडिया पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। दोस्तों, असल में जब से यूएसए ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कई दशकों पुराना रोमांस अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज जियोपॉलिटिक्स का फोकल पॉइंट इंडो पैसिफिक बन चुका है और इंडिया इस रीजन का एक इनवेटेबल प्लेयर है। तो साफ है कि यूएसए के इंडो पैसिफिक में मौजूद इंटरेस्ट इंडिया की गुड बुक्स में रहकर ही मुमकिन हो सकते हैं। इसके अलावा चाइना का एग्रेसिव राइज पिछले कुछ सालों से यूएसए को इंडिया के क्लोज लाने में एक अहम फैक्टर रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहां अमेरिका की तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ अपने अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करके इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। यानी अमेरिका उस चालाक बंदर की तरह ही डबल गेम्स खेलने का आदी हो चुका है। लेकिन आज उसको ये रियलाइज कराने से इंडिया पीछे नहीं हटने वाला है, और डॉक्टर एस जयशंकर के फियर्स स्टेटमेंट्स इस बात का जीता जागता उदाहरण है। यानी अमेरिका को अब ये समझ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जंगल में केवल वही एक क्लेवर मंकी नहीं है, और इसीलिए आज उसकी ये चालाकी इंडिया जैसी इमर्जिंग पावर्स या फिर और भी देशों के सामने ज्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। ये दुनिया फाइनली एक यूनिपोलर ऑर्डर की जगह मल्टीपोलर एक्सेस में चलेगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूएसए नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे यूएसए एक क्लेवर मंकी की तरह एक्ट करता है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ इंडिया कैन इफेक्टिवली बैलेंस यूएसएस स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ओवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी व्हाइल डीलिंग विद पाकिस्तान। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।